हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। अब देखो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, टीएनडी मैं ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुका हूँ। ठीक है। डीसी मशीन आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 100 क्वेश्चन बचे। ठीक है, 100 से भी कम ही बचे। एंड आपकी देखो ईडीसी कंप्लीट हो चुकी है, एंड आपके डिजिटल कंप्लीट हो चुकी है, एंड आपके ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है चीज़, यानी ये 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। डीसी मशीन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपकी टीएनडी चल ही रही है, एंड आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट करंट आर ड्यू टू, यानी आपको जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो शॉर्ट सर्किट करंट किसकी वजह से होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की वजह से। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कौन से होते हैं, देखो सिंपल 3 फेज ले लो कोई आप। अब देखो ये आपके कोई 3 फेज है, ठीक है, आर वाई बी, और यहाँ पे ये आपकी है अर्थ। ये अर्थ बोल सकते हो या फिर ग्राउंड बोल सकते हो। अब देखो किसी वजह से क्या हो कि आपका कोई भी एक फेज का वायर टूट जाए। ठीक है, वायर टूटेगा तो फिर वो क्या होगा, वायर नीचे गिरेगा ज़मीन पे, तो ये वायर आपका ज़मीन पे गिर गया। ठीक है, यानी कि एक फेज का वायर टूट के ज़मीन पे गिरा तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट। क्लियर है, और इसमें आपका शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब देखो या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि दो फेज आपके ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिर जाए। ठीक है, यानी मान लेते हैं आर फेज का वायर टूट के वाई फेज के ऊपर गिर गया, तो ये हो गया फेज टू फेज फॉल्ट। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वायर के ऊपर भी गिर गया, ठीक है, टूट के इसके ऊपर गिरा और इसके ऊपर भी आ गया। ठीक है, यानी तीनों फेज एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो गए, तो इस केस में भी आपका शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है। उसको क्या बोलेंगे, ऑल 3 फेज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि तीनों फेज आपके शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर बोल सकते हो कि तीनों फेज आपके वायर टूट के सीधे ग्राउंड पे गिर जाए, तो इस केस में भी आपका शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, देखो सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट में फ्लो होगा। ठीक है, फेज टू फेज फॉल्ट में फ्लो होगा। ठीक है, ऑल 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट में फ्लो होगा, ऑल 3 फेज टू शॉर्ट सर्किट, यानी सारे 3 फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए तब भी फ्लो होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एनी ऑफ द अबव। द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कुड बी। अब देखो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर ये वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी, देखो करंट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट आपकी प्रोड्यूस होगी। यानी आपका जो डिवाइस है, ठीक है, या फिर आपकी जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा है फॉल्ट की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा है, तो उसी से हीट भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो देखो चलो मान लेते करंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से आपका फ्यूज जल जाएगा। ठीक है, जो फ्यूज है वो आपका जल जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, मानते हैं, बट ये दोनों एक तरह से सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इनको हम ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बट यहाँ पे देखो, अगर इतने ज़्यादा करंट की वजह से कहीं पे आग लग गई, ठीक है, तो आग लग गई तो वहाँ पे अगर देखो जो वर्कर्स वगैरह होंगे, ठीक है, यानी लोग वगैरह होंगे ना, लोग भी तो जल सकते हैं। तो सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस आपका कौन सा होगा, फायर होगा। अगर आप इस अनक्लियर नहीं करते शॉर्ट सर्किट को, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को अगर आप सही नहीं करते, तो ये करंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट की वजह से आपकी आग लग सकती है, और आग लग गई तो वहाँ पे जो लोग वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं वो भी तो जल सकते हैं। तो सबसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस कौन सा होगा, आपका फायर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन अ सिमेट्रिकल फॉल्ट, यानी इनमें से कौन सा फॉल्ट आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट में रिजल्ट करता है। ठीक है, देखो जो फॉल्ट होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, अब इनको भी फिर फर्दर हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। देखो जैसे सिमेट्रिकल फॉल्ट में आपका आता है, ठीक है, ऑल 3 फेज फॉल्ट, यानी कि देखो यहाँ पे लाइन बोलने का मतलब फेज है। ठीक है, तो क्या हुआ कि तीनों फेज आपके शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये एक सिमेट्रिकल फॉल्ट है। ठीक है, या फिर तीनों फेज, या फिर बोल सकते हो इसको अलग तरीके से बोले तो कि तीनों जो आपके फेज के वायर है वो टूट के ग्राउंड पे गिर जाए, तो वो आपका हो जाएगा ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो सिंपल इसने सिमेट्रिकल के लिए पूछा था, तो क्या हो जाएगा, सिंपल ऑल द 3 फेज टू अर्थ। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। अब देखो अनसिमेट्रिकल में आपका आता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, एक आता है लाइन टू लाइन। अब यहाँ पे लाइन का मतलब है फेज, ठीक है ना, फेज टू ग्राउंड हो गया, ये आपका हो गया फेज टू फेज, और यहाँ पे ये डबल फेज टू ग्राउंड हो गया। ठीक है, कोई भी दो फेज आपके ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे और क्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन सा होता है, तो मोस्टली अगर जो होता है आपका वो आपका होता है लाइन टू ग्राउंड। ये आपका एक अप्रोक्सीमेशन है कि देखो अगर 100 बार आपका फॉल्ट होता है, ठीक है, तो उसमें से 85 टाइम्स आपका फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा वो। ठीक है, ये 85% बोलने का मतलब ये है। तो सबसे ज़्यादा आपका होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, बिकॉज आप खुद भी देख सकते हो, देखो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है या फिर कोई भी सिस्टम है, तो उसमें देखो कभी आपने देखा है कि तीनों वायर एक साथ टूट के नीचे गिर गए, ये बहुत रेयर चांस होता है। ठीक है, बट ऐसा आपने बहुत देखा होगा कि एक आपका वायर टूट के सीधा ज़मीन पे गिर गया, यानी आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि मोस्टली अकर फॉल्ट, और ये आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है
कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट आपका कौन सा होता है, तो वो आपका होगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। क्लियर है। अब देखो सिमेट्रिकल फॉल्ट से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे खतरनाक कौन सा होता है, इन सब में से सबसे खतरनाक फॉल्ट आपका कौन सा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, यानी मोस्ट सीवियर कौन सा है, तो वो आपका होता है ये सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, ये दोनों फॉल्ट आपके कैसे होते हैं, मोस्टली सीवियर होते हैं, यानी सबसे खतरनाक होते हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा खतरनाक होता है और कौन सा सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है। और देखो सिमेट्रिकल फॉल्ट की एनालिसिस हम क्यों करते हैं, बिकॉज देखो जब आप सर्किट लगाओगे, ठीक है, सर्किट ब्रेकर जो लगाओगे उनको अगर प्रॉपरली आपको डिज़ाइन करना है तो हमें सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज देखो आप रिले यूज़ करते हो, सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हो, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में सब चीज़ें यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे हमें ये सब इन फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, इनकी स्टडी हमें इसलिए करनी पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम इज मोर प्रॉन टू फॉल्ट, यानी सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने के किस पे चांस है, ये पूछा है। तो देखो अल्टरनेटर में फॉल्ट होने के चांस सबसे कम है, बिकॉज देखो अल्टरनेट आपका क्या करता है, वोल्टेज जनरेशन करता है, तो इसको तो बहुत अच्छे से हमने प्रोटेक्ट कर रखा होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन इसको बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रखी होती है ताकि आपका पूरा जनरेशन फेल ना हो जाए। ठीक है, तो इस पर तो आपके फॉल्ट सबसे कम होता है। क्लियर है। ट्रांसफार्मर आपको देखो चारों तरफ से कवर्ड होता है। ठीक है, यानी आपके जो भी ट्रांसफार्मर का जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, वो पूरा एक तरह से इस पर कवर होता है ना, केस होता है पूरा इस पर, तो ये आपका कम चांसेस पे फॉल्ट होने के। अंडरग्राउंड केबल आपकी देखो ज़मीन के अंदर से जाती है, तो इस पर भी बहुत कम चांस है फॉल्ट होने के। ठीक है, तो ओवरहेड लाइन आप देख सकते हो, बाहर आपके ऐसे वायर लटके हुए हैं। ठीक है, सारे वायर ऐसे ही लटके हुए हैं, तो उनमें आपके सबसे ज़्यादा चांस है फॉल्ट होने के। ठीक है, किसी भी वजह से हो सकता है देखो फॉल्ट आपका, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें पूछा है लीस्ट प्रॉन टू फॉल्ट, यानी सबसे कम चांसेस फॉल्ट होने के, वो किस में होंगे, सिंपल अल्टरनेटर में होंगे। ठीक है, बिकॉज अल्टरनेटर आपका देखो जनरेशन करता है, तो इसको प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं हम अच्छे से। ठीक है, तो इसमें आपके सबसे कम चांस है फॉल्ट होने का, और सबसे ज़्यादा किस में, ओवरहेड लाइन्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट डिपेंड अपॉन, तो ये तो आप सिंपल देखो बता सकते हो। ऐसे देखो कोई भी आपका पावर सिस्टम है, तो ये आपका कोई पावर सिस्टम है, अब मान लेते हैं देखिए इसी पॉइंट पे कोई फॉल्ट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे कोई फॉल्ट हो गया, तो अब मेरे को क्या करना है, फॉल्ट करंट निकालना है। ठीक है, तो फॉल्ट करंट निकालने के लिए देखो मेरे को पहले तो चाहिएगा इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका टोटल वोल्टेज क्या होगा, देखो वोल्टेज एक तो मेरे को चाहिएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इस पॉइंट तक मेरा इंपेडेंस क्या है, वो भी चाहिएगा, तो हम बोलते हैं फॉल्ट इंपेडेंस। ठीक है, तो मेरे को वोल्टेज भी चाहिए और फॉल्ट इंपेडेंस भी चाहिए। ठीक है, तुम सिंपल क्या बोलेंगे, ठीक है, एक तो चाहिएगा टोटल इंपेडेंस अप टू द फॉल्ट पॉइंट, इस फॉल्ट पॉइंट तक मेरे को टोटल पूरा मेरा इंपेडेंस चाहिएगा, जिसको हम फॉल्ट इंपेडेंस बोलते हैं। ठीक है, और वोल्टेज चाहिएगा, वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, तो क्या बोलेंगे ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉल्ट, सबसे कॉमन टाइप कौन सा होता है, एक वायर टूट के जमीन पे गिर जाना, यही फॉल्ट है सबसे कॉमन, यानी सिंगल लाइन टू ग्राउंड। ठीक है, सिंपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आपका सबसे कॉमन है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सिंपल सिंगल फेज टू ग्राउंड, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और सबसे रेयर टाइप यानी सबसे कम चांसेस जिसके होने के, वो कौन सा होगा, थ्री फेज टू ग्राउंड होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर इन केस ऑफ, ठीक है, तो मैंने आपको देखो ऑलरेडी बता दिया कि जो सबसे आपका सीवियर फॉल्ट होता है, यानी जो सबसे खतरनाक फॉल्ट होता है, वो आपका होता है ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं, या फिर सिंपल ट्रिपल लाइन फॉल्ट। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट की बेसिकली बात हो रही है। अब ये इतना ज़्यादा क्यों होता है, डेंजरस क्यों होता है, बिकॉज इसमें आपका जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिलहाल इसने क्या पूछा कि द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट अकर इन केस ऑफ, यानी मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट किस फॉल्ट में अकर होगा, आपका थ्री फेज वोल्टेड फॉल्ट, यानी थ्री फेज फॉल्ट जो होगा ना, उसमें आपका मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि कौन सा सबसे डेंजरस फॉल्ट होता है। फॉर अ फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर द फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम फॉर, अब देखो जरा समझो, सिंक्रोनस जनरेटर की बात की है। अब इसमें देखो सिंक्रोनस जनरेटर अब दो तरह का हो सकता है, या तो आपका जो जनरेटर है वो होगा सॉलिडली ग्राउंडेड। सॉलिडली ग्राउंडेड बोलने का मतलब है कि मान लो देखो ये आपका सिंक्रोनस जनरेटर का कनेक्शन है, तो इसका जो न्यूट्रल होगा ये आपका ग्राउंडेड होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉलिडली ग्राउंडेड कनेक्शन। अब ये इसके ये आपके अल्टरनेटर के टर्मिनल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन टर्मिनल में अगर आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, ठीक है, तो फॉल्ट कौन सा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपके सॉलिडली ग्राउंडेड सिंक्रोनस जनरेटर में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, तो उसकी वैल्यू आपकी होगी 1.5 टाइम्स ऑफ फॉल्ट करंट इन थ्री फेज। यानी कि इसका देखो ये बोलने का मतलब क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे आपका फॉल्ट होता है, ठीक है, इन टर्मिनल्स पे अगर सिंपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आपका हुआ, ठीक है, यानी एक फेज और सीधा अर्थ से कनेक्ट हो गया, तो ये आपका हो गया लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.5 टाइम्स होगी ऑफ थ्री फेज फॉल्ट, यानी अगर तीनों पे फॉल्ट हो जाए तो उससे हमेशा ज़्यादा होती है आपकी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की वैल्यू। एंड दूसरा आपका आता है कि जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है, ये आपका कोई सिंक्रोनस जनरेटर
और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है या आपने एक जेड के थ्रू या फिर बोल सकते हो किसी इम्पेडेंस या रिएक्टेंस के थ्रू आपने ग्राउंड किया है। ठीक है, अगर ऐसा आपका अगर सिंक्रोनस जनरेटर का कनेक्शन बनता है तो इस केस में जो आपका फॉल्ट करंट होता है, ठीक है, फॉल्ट करंट जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका इक्वल होता है फॉल्ट करंट थ्री फेज में। ठीक है, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल्स भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बिकॉज देखो इसका मतलब क्या, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आया आपको तो। देखो, अगर आपका ये कोई सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है, जो आपका सॉलिडली ग्राउंडेड है, अब ये आपके तीनों इसके टर्मिनल हो गए सिंक्रोनस जनरेटर के। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे थ्री फेज फॉल्ट हो गया, ठीक है, थ्री फेज मतलब तीनों वायर का फॉल्ट, ठीक है, यानी ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, तो देखो इस केस में क्या होगा, मान लो जो फॉल्ट करंट है, ठीक है, ये आपका हो गया थ्री फेज फॉल्ट, ये आपका मैंने बोल दिया कि है आपका 1000 एम्पियर। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं बोलता हूँ कि पहले तो स्टार्टिंग में थ्री फेज फॉल्ट था, अब क्या हुआ, उसी जनरेटर में आपका फॉल्ट हो गया सिंपल एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जब होगा, ठीक है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो सिंस आपका सिंक्रोनस जनरेटर सॉलिडली ग्राउंडेड है, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट कितना होगा, सिंपल 1.5 टाइम्स इंटू 1000। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, सिंपल 1500 एम्पियर। ठीक है, तो हमेशा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू थ्री फेज फॉल्ट जब आपका सॉलिडली ग्राउंडेड होगा। तो इसने यही पूछा था कि आपका जो फॉल्ट करंट है, ठीक है, फॉल्ट एट टर्मिनल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, द फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम, फॉल्ट करंट मैक्सिमम किसके लिए होगा, आपके लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आप हमेशा सॉलिडली ग्राउंडेड ही लेके चलोगे। द लोड करंट इन शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन आर नेग्लेक्टेड बिकॉज, देखो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन मतलब बोल रहा है कि आपके शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जो आपको देखो मैंने बताया कि शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट जो वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू आपका लोड करंट। ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल लोड करंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड जितने भी आपके थ्री फेज फॉल्ट होते हैं, ठीक है, थ्री फेज फॉल्ट, ठीक है, इनमें देखो क्या रहता है, जब आपका फॉल्ट नहीं हुआ, ठीक है, तब जो करंट है और जब फॉल्ट होने के बाद जो करंट है वो हमेशा फेज में रहते हैं। ठीक है, इन फेज में रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। क्लियर है, तो देखो पहला पॉइंट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या, देखो शॉर्ट सर्किट करंट आर ग्रेटली आउट ऑफ फेज विद द लोड करंट, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये तो आपका फॉल्ट पे डिपेंड करेगा, जैसे थ्री फेज फॉल्ट में तो आपके इन फेज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ओनली फर्स्ट, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर द पावर सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो द स्पेसिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट आर द फॉलोइंग, यानी ये जो पावर सिस्टम नेटवर्क दिया है इसमें जो कंपोनेंट्स आपके लगे हुए हैं, ठीक है, इन कंपोनेंट्स की आपको स्पेसिफिकेशन दे रखी है। फिर देखो क्या बोला, चूज 25 kV एज द बेस वोल्टेज एट द जनरेटर G1, ये मेंशन किया है। ठीक है, कि G1 पे कंसीडर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर क्या बोला, देखो 200 MVA एज द MVA बेस द इम्पेडेंस डायग्राम, यानी जो सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, क्या होगा, तो देखो इस क्वेश्चन में एक जगह मिसप्रिंट है, वो पहले सही कर लेना आप। जो आपका T2 ट्रांसफार्मर है, T2 में देखो क्या दिया, 25 kV एंड 25 kV, तो यहाँ पे दोनों जगह 25 नहीं है, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे आपका है 220 kV, ठीक है, 220 kV, तो ये आप सही कर देना। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपके ये दो फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है, जो आपने पढ़ भी रखे होंगे, बट नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी लेक्चर में मैं आपको डेरिवेशन भी मैं आपको करवाऊंगा कि ये कैसे डेराइव करते हैं हम। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मैंने सिंप्लीफाइड एक नेटवर्क बना दिया, ठीक है, वही जो पावर सिस्टम दे रखा था, ये G1, ये मेरा G2। ठीक है, अब जो जो डेटा दे रखा है सिंपल मैं वो सारा डेटा लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये सारा डेटा हमें दे रखा है, ठीक है, जो सब मैंने नोट डाउन कर दिया यहीं पे। अब देखो क्वेश्चन में 25 kV है आपका बेस वैल्यू, ठीक है, G1 पे, तो G1 आपका देखो ये रहा, ये आपका रहा G1 जनरेटर, ठीक है इतना। अब देखो इस G1 पे हमें कितना दिया बेस, 25 kV, ठीक है, MVA पे हमें फोकस नहीं करना है, रेटिंग पे फोकस नहीं करना, हमें सिंपल उसकी जो केवी दे रखा है, ठीक है, वोल्टेज तो दे रखा है उस पर फोकस करो। कितना दिया, 25, तो यानी कि ये जो G1 है, G1 पे मेरे को यहाँ पे दिया है 25 kV, यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, मेरे इस 25 kV को स्टेप अप करेगा, ठीक है, 25 kV को स्टेप अप करेगा। कितना स्टेप अप करेगा, देखो ऊपर पहले रेशियो पता करो। अब देखो पता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर भी 25 kV को ये 220 कर रहा है, तो नीचे भी बेस वैल्यू हमारी 25 है, तो 25 को कितना करेगा, 220 kV करेगा, 220 kV। ठीक है, तो यहाँ पे भी 220 kV होगी, 220 kV। ठीक है, अब देखो ये जो 220 kV है, अब ये वाला T2 ट्रांसफार्मर इसको स्टेप डाउन करेगा। अब कितना स्टेप डाउन करेगा, ऊपर देख सकते हो, ठीक है, सेम ही चीज़ है, कितना है 25 कर रहा है, तो ये आपका 25 kV हो गया। ये चीज़ ठीक है आपकी। तो ये जो मैंने ब्लैक में जो लिखा है, ये मेरी सारी क्या है, ये मेरी नई बेस वैल्यू है।
ठीक है। जो बेस वैल्यू जो होती है ना, ये वो वाली बेस वैल्यू है, जो ऊपर वाली है ये पुरानी है, ठीक है। इसके लिए देखो, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, बिकॉज जो इसमें क्या क्वेश्चन में है ना, इसने 25 केवी लेने को बोला था बेस वोल्टेज, ठीक है, वो भी G1 साइड पे। तो 25 हमने ले तो लिया, अब जनरेटर G1 25 केवी का ही है, ठीक है, 25 केवी का ही है। क्लियर है, दोनों सेम है, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट आप देखना क्वेश्चन नंबर 18 में मैं आपको ये चीज़ और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, वो आप देखना, उसमें आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। कि अगर आपका बेस वोल्टेज डिफरेंट हो जाए, यानी अगर यहाँ पे 25 केवी है और बेस वोल्टेज अगर मेरे को दे दिया होता 20 केवी, तो ये सारी जो बेस वोल्टेज है ना, ये सारे आपके चेंज हो जाते। कैसे चेंज होते, उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको सिंपल सॉल्व करेंगे इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका मैं लिखना भूल गया, ठीक है। ये आपका है 150 ओम है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो मैं सिंपल सॉल्व करता हूँ, देखो पहले निकाल दो जनरेटर का, ठीक है, Xg1। तो देखो जनरेटर G1 और G2 दोनों कंप्लीटली सारी वैल्यू सेम है इनकी, तो ये दोनों सेम ही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो Xg1 इक्वल्स टू Xg2। तो फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड, यानी इसका पहले कितना था, यानी ये जो 9% है ना, 9% यानी कि 0.09 पर यूनिट, ये वैल्यू मेरे को दिए 25 केवी पर एंड आपके 100 MVA पर दिए, ठीक है। बट अब मुझे निकालनी है 25 केवी और 200 MVA पर। तो कैसे निकालेंगे, पहले ओल्ड वैल्यू, तो ओल्ड आपकी 0.09, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ, अब देखो क्या आएगा, पहले MVA न्यू कितना मेरा 200 पे निकालनी है ना, तो 200 डिवाइडेड बाय MVA ओल्ड कितना मेरा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई केवी ओल्ड, यानी पहले वाला केवी कितना है 25, तो ये आपका 25, ठीक है। न्यू वाला कितना है 25 ही है, देखो ये जो ब्लैक में लिखा न, ये मेरा सारा न्यू है, ठीक है। तो ये आपका 25 ही होगा। क्लियर है, इसका पूरा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल, तो ये आपका क्या है 0.09 इंटू 2, तो यानी कि ये मेरे को मिल गया 0.18, ठीक है, पर यूनिट, यहाँ तक ठीक है। यानी जनरेटर G1 और G2 का कितना रिएक्टेंस है पर यूनिट में 0.18, वो भी किस वैल्यू पर, पर्टिकुलरली 25 केवी और 200 MVA पर। तो ऑप्शन चेक करो पहले, देखो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, दो ऑप्शन यहाँ पे यहीं पे गलत हो गए, ठीक है। अब देखो टाइम सेव करना है, तो ए और बी ऑप्शन को चेक करो, यहाँ पे भी 0.27 0.27 0.27 0.27, यानी इतना कंफर्म हो गया कि T1 और T2 ट्रांसफार्मर का जो पर यूनिट में हमें मिलेगा वो 0.27 मिलेगा, तो निकालने की जरूरत नहीं, टाइम सेव हो गया, ठीक है। सिंपल आप क्या निकालो, ये वाला निकाल दो ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, बिकॉज यही तो डिफरेंट है। क्लियर है, ऐसे आप टाइम सेव कर सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। देखो पहले ट्रांसफार्मर T1 का निकालते हैं, और T1 का जो होगा वही T2 का होगा, बिकॉज दोनों की रेटिंग सेम है सारी चीज़ें, ठीक है, T1 और T2। क्लियर है, अब देखो ये कैसे निकालेंगे, ओल्ड क्या है आपका 12% यानी 0.12, 12% यानी 0.12 मल्टीप्लाई आपका न्यू MVA कितना है 200 MVA, 200 डिवाइडेड बाय ओल्ड कितना है, यानी ट्रांसफार्मर का पुराना MVA कितना है 90 तो है, तो ये देखो 90, ठीक है, मल्टीप्लाई अब क्या आएगा KV ओल्ड, यानी KV ओल्ड कितना है, ओल्ड पहले कितना था इस पर। देखो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें ओल्ड कैसे, देखो अगर आप इसका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाला लेते हो ओल्ड, यानी ये वाला, ठीक है, ये आपका ओल्ड हो गया एक तरह से। अगर ये आप लेते हो तो न्यू इसके नीचे ये वाला लोगे, यानी ट्रांसफार्मर अगर प्राइमरी में आप 25 के लेते हो तो आपका न्यू बेस ये लोगे, अगर सेकेंडरी में लेते हो तो 220 लोगे, तो न्यू आपका ये 220 होगा, ठीक है। तो कोई भी लो, दोनों सेम ही चीज़ होगी, ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मैं सेकेंडरी का ले लेता हूँ, चलो सेकेंडरी में मेरा है ओल्ड 220, न्यू मैंने देखा सेकेंडरी साइड में 220 है, ठीक है, तो न्यू 220 ही है मेरी सेकेंडरी साइड में भी, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है चीज़ ये। तो यहाँ से देखो मेरे को कितना मिल गया, ये 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो XT1 मेरा आ जाएगा 0.26 पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि 0.27 आ रहा है आपका, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है या तो ए या बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तो ट्रांसफार्मर का निकालने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको निकालना बता दिया, ठीक है, कैसे निकालते हैं। अब देखो लास्ट आपका बचा है ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, यानी इस ट्रांसमिशन लाइन का बच गया ना, तो ये निकालते देखो, तो XTL ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो मेरे को किस पे निकालना है, पर यूनिट पे निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, सिंपल ओम में कितना है, पहले ओम में 150 ओम है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ, अब देखो पहले क्या आएगा ऊपर MVA आएगा, तो MVA कितने पे, अब यहाँ पे आप 200 MVA लोगे, ठीक है, बिकॉज MVA तो फिक्स है। बट अब जो वोल्टेज है, वोल्टेज आप 25 नहीं लोगे, ऐसा नहीं कि बेस वोल्टेज ले लो 25, पहले ये देखो ट्रांसमिशन लाइन कितने वोल्टेज पे काम कर रही है, ये आपने देखा कितना है 220 kV, एंड यहाँ पे भी 220 kV, यानी ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन कितने बेस वोल्टेज पे काम कर रही है 220 kV पर काम कर रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 220 का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले देखो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ठीक है, सॉरी लास्ट स्लाइड में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा मेरे को, सिंपल देखो 0.61 पर यूनिट,
ठीक है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेट है नहीं। देखो आपको सिंपल सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। 2 फॉर्मूला आपको याद रखने, और आपको बस ये पता करना है कि किस बेस वोल्टेज पे पूछा है और किस बेस एमवीए पे पूछा है। बेस वोल्टेज आपने देखा कि जनरेटर साइड में दे रखा है, और जनरेटर की जो रेटिंग है वही आपका बेस वोल्टेज है। तो जितनी भी आपकी जो वोल्टेज आपने लिखे ऊपर, ये सारे खुद ही बेस वोल्टेज बन गए, ठीक है। अगर डिफरेंट होता तो डिफरेंट के लिए आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल देखो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज देखो 0.18, 0.18, 0.27, 0.27 एंड 0.62, क्लियर है चीज़ ये। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको टाइम सेव करना था तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में सबसे डिफरेंट चीज़ कौन सी है, देखो आपके ट्रांसमिशन लाइन का एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एकदम अलग दे रखा है 0.62, बाकी सब में 0.42, 0.42, 0.42। सीधा सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन का निकालो, सीधा निकालते यहीं पे पता चल जाएगा बी ऑप्शन, ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। टाइम आपका बहुत सेव हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे आप टाइम सेव करते हो क्वेश्चंस करते टाइम, बिकॉज एग्जाम्स में आपके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है चीज़ ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 25 MVA 33 kV transformer has a per unit impedance of 0.9. The per unit impedance at a new base 50 MVA at 11 kV would be. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि जब आपका 25 MVA का ट्रांसफार्मर है एंड आपके 33 kV, ठीक है, रेटिंग दे दी एक तरह से ट्रांसफार्मर की कि 33 kV और 25 MVA, इस पॉइंट पे यानी इस रेटिंग पर जो हमें पर यूनिट इम्पेडेंस दिया है वो दे दिया इसने 0.9, ठीक है। फिर इसने बोला अब आपके पास अगर 50 MVA का अगर ट्रांसफार्मर हो एंड आपका 11 kV वोल्टेज हो तो इसका पर यूनिट इम्पेडेंस कितना होगा, ठीक है। पर यूनिट इम्पेडेंस का क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। अब देखो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है हमें, ठीक है। ये आपका हो गया एक सिंपल एक फार्मूला में यूज़ करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसको याद रखिए। अब देखो सिंपल सारी वैल्यूज़ जो दे रखी है हमें वो इसमें पुट करते हैं, ठीक है हम। तो देखो जेड पर यूनिट, ठीक है, जेड पर यूनिट में चाहिए, वो भी न्यू वाली वैल्यू, ठीक है। पुरानी वाली हमें दे रखी है, तो देखो पुरानी कितनी दी है 0.9, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ देखो एम वी ए न्यू, यानी किस पे पूछी है वो वाला, ठीक है। पूछी किस पे 50 पे, तो ये 50 डिवाइडेड बाय ओल्ड मतलब जिस पे दे रखी है कितना हो गया 25, ठीक है। देन आपका ब्रैकेट के वी ओल्ड यानी किलो वोल्ट ओल्ड कितना है 33, तो ये आपका आ गया 33, ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यू कितना दिया 11, ठीक है। इस पूरे का क्या स्क्वायर है यहाँ तक, ठीक है। तो सिंपल सॉल्व कर दीजिए, देखो जेड पर यूनिट न्यू कितना आ जाएगा, देखो 0.9, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 2, मल्टीप्लाइड विथ ये आपका 3 बार चला जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो जेड पर यूनिट क्या मिल गया, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल 16.2 पर यूनिट, ठीक है चीज़। यानी हमारा नया इंपेडेंस क्या आया 16.2 पर यूनिट, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 4 ओम रजिस्टर एट 100 MVA बेस एंड 10 kV बेस वोल्टेजेस, ठीक है। तो देखो आपको दे रखा है जेड ओम, ठीक है, यानी आपको इम्पेडेंस दे रखा है, एक तरह से बोल सकते हो क्या दिया है 4 ओम दिया है इम्पेडेंस, ठीक है। और इसने MVA भी हमें दे रखा है, ठीक है, एम वी ए हमारा कितना देखो 100 MVA, और इसने वोल्टेज भी दे रखा है यानी जो किलो वोल्ट है वो भी हमें दे रखा है, कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। अब इसने बोला कि इस MVA और इस किलो वोल्ट पर आप पर यूनिट इम्पेडेंस बताइए, ठीक है। एक्चुअल तो कितना है 4 ओम है, बट हमें बताना कौन सा है पर यूनिट वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया और एक वाला फॉर्मूला, दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल देखो वैल्यू निकालते हैं जेड पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट वैल्यू निकालिए सिंपल, कितना हो जाएगा, तो जेड ओम कितना है 4 मल्टीप्लाइड विथ कितना एम पे निकालना है 100 डिवाइडेड बाय के वी कितना है 10, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ से सिंपल कितना मिल गया पर यूनिट, देखो 10 का स्क्वायर करूँगे 100 आएगा, तो 100 से 100 कैंसल, तो ये आपका आ गया 4 पर यूनिट, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्लियर है चीज़। द पर यूनिट इम्पेडेंस यानी जेड पर यूनिट इन 3 फेज सिस्टम इज, ठीक है, यानी फॉर्मूला बताना है। तो देखो मैं आपको डेराइव करके बता देता हूँ, ठीक है, सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो कैसे आते हैं वगैरह। देखो पहले लेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, लेट करते हैं कि हमारा जो बेस वोल्टेज है वो है वी, बेस करंट है वो आई, और बेस इंपेडेंस है जेड। अब देखो हमें निकालना क्या है, जेड पर यूनिट निकालनी है, ठीक है। तो पर यूनिट का फॉर्मूला सिंपल पता होता है आपको, एक्चुअल वैल्यू अपन बेस वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू तो हमारी हो जाएगी ओम, ठीक है, यानी जेड इन ओम डिवाइडेड बाय जो भी मेरी बेस वैल्यू है। तो अगर मैं बेस इंपेडेंस निकालता हूँ तो मेरे को पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगी ना, ठीक है। तो हम चलो निकालेंगे अभी बेस इंपेडेंस। अब देखो अगर मैं बेस अपेरेंट पावर निकालता हूँ, यानी एस से लिखते हैं अपेरेंट पावर, ये क्या हो जाएगी जो भी मेरा बेस वोल्टेज है मल्टीप्लाइड विथ जो भी मेरा बेस करंट है, ठीक है, यही रहता है। तो यहाँ से देखो अगर मैं पहले बेस करंट निकालता हूँ, ठीक है, बेस करंट आई, बेस करंट यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, देखो जो भी बेस अपेरेंट पावर है डिवाइडेड बाय जो भी मेरा बेस वोल्टेज है,
यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब देखो जो अपेरेंट पावर है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, सिंपल वोल्ट एम्पियर, और जो वोल्टेज है इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट, सिंपल, ठीक है। सिंस बेस की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं, ये बेस वैल्यू है, ठीक है, और ये भी आपका बेस वैल्यू है, ठीक है इतना। अब मैं देखो सिंपल क्या करता हूँ, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब जो मेरा बेस करंट आएगा, ठीक है, बेस करंट कितना हो जाएगा, देखो 1000 मतलब क्या होता है, किलो, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल के वी ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल के वी, ठीक है। ये भी आपकी बेस वैल्यू है, तो ये हमें क्या मिल गया, बेस करंट मिल गया। अब देखो अगर मैं बेस इंपेडेंस निकालना चाहता हूँ, बेस इंपेडेंस क्या हो जाएगा, सिंपल जो भी मेरा बेस वोल्टेज है डिवाइडेड बाय जो भी मेरा बेस करंट है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल मैंने देखो अभी बेस करंट निकाल रख चुका हूँ, ठीक है। सिंपल इसको बेस वोल्टेज को तो ऐसे रख देता हूँ वी बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस करंट की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा के वी ए, ठीक है, बेस वैल्यू, और ऊपर ये चला जाएगा आपका के वी, ठीक है, के वी ये आपका बेस वैल्यू, यहाँ तक ठीक है। अब अगर देखो मैं यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी अगर 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इससे क्या होगा, देखो 1000 का मतलब क्या होता है, किलो, और यहाँ पे ये जो वोल्टेज मैंने लिखा है वी बी, ये सिंपल वोल्ट है इसकी यूनिट, ठीक है, वोल्ट है। तो ये अगर 1000 में यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, के वी हो जाएगा, तो ये भी के वी और ये भी के वी, तो ऊपर क्या हो गया, के वी का स्क्वायर, और नीचे देखो 1 किलो पहले से ही था और 3 जीरो मैंने और लगा दिए, तो 6 जीरो हो गए टोटल, तो यानी मेगा बन गया ये। तो यहाँ से सिंपल अगर मैं बेस इंपेडेंस लिखता हूँ तो कितना मिला मेरे को बेस इंपेडेंस, ऊपर तो मेरे को मिल गया के वी, ठीक है, तो लिख देते बेस वैल्यू, इस पूरे का मेरे को स्क्वायर मिल गया, ठीक है, बिकॉज दो वैल्यू हो गई ना, डिवाइडेड बाय नीचे मेरे को मिल गया एम वी ए, एम वी ए, ठीक है, बेस वैल्यू, यहाँ तक ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया बेस इंपेडेंस का फॉर्मूला। तो अब देखो हमें तो निकालनी है पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, तो पर यूनिट वैल्यू में सिंपल ये जो बेस इंपेडेंस है ये रख दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया जेड ओम, ठीक है, जेड इन ओम मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे बेस इंपेडेंस की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। तो देखो रखूँगा तो क्या आएगा, देखो एम वी ए मेरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका आ गया एम वी ए, ठीक है, बेस वैल्यू वाला यानी बेस एम वी ए डिवाइडेड बाय आपका सिंपल नीचे आ जाएगा के वी, ठीक है, के वी का स्क्वायर, के वी ये भी बेस वैल्यू है और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई पर यूनिट वैल्यू। तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो के वी है, ठीक है, ये आपका होता है फेज़ वोल्टेज, ठीक है, और ये जो एम वी है ये आपका होता है पर फेज़ वाला एम वी है, ठीक है, पर फेज़। और आपकी जो पर यूनिट वैल्यू होती है ये हमेशा पर फेज़ के लिए डिफाइन होती है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए ऑप्शन आपका एक्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी जेड इन ओम मल्टीप्लाइड विद एम वी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई के वी का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि जो जेड पर यूनिट वैल्यू है, ठीक है, पर यूनिट वैल्यू ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वी ए के, एंड ये आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के वी के स्क्वायर के, यहाँ तक ठीक है। तो इन दोनों से आप अगर देखो सिंपल अगर रिलेशन निकालते हो तो देखो जेड पर यूनिट न्यू, ठीक है, न्यू डिवाइडेड बाय जेड पर यूनिट ओल्ड। तो देखो सिंस ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे तो सिंपल क्या आ जाएगा, अगर ये न्यू है तो एम वी ए भी यहाँ पे न्यू आएगा, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम वी ए के। तो ये आपका एम वी ए हो जाएगा न्यू वाला, ठीक है, न्यू एम वी ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे ये ओल्ड है तो ये आपका एम वी ए ओल्ड वाला आ जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो के वी से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर न्यू के सामने लिख रहे हो तो आप ओल्ड वाला लिखोगे बिकॉज इन्वर्स रिलेशन है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल के वी ये आपका ओल्ड वाला आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा के वी न्यू वाला, और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ये। तो ये जो फॉर्मूले जो मैं आपको बताया मैंने, ठीक है, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, और ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो इनको आप याद रखिए। तो जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है, देखो ये जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें अगर हम जेड पर यूनिट न्यू की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जेड पर यूनिट न्यू की वैल्यू अगर निकालेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, इस ओल्ड को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो जेड पर यूनिट ये आपका हो गया ओल्ड, ठीक है, देन ये पूरा एज इट इज़, ठीक है, तो लिख लेते हैं एम वी ए आपका ये हो गया एम वी ए न्यू वाला, ठीक है, तो एम वी ए न्यू डिवाइडेड बाय आपका एम वी ए ओल्ड मल्टीप्लाइड विद आपके देखो ये सिंपल हो जाएगा के वी ओल्ड, और नीचे डिवाइड में आ जाएगा के वी न्यू, तो इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो चेक करते कौन सा मैच कर रहा है। तो देखो ऊपर आना चाहिए एम वी ए न्यू, ठीक है, तो ये तो ओल्ड है, ये आपका न्यू है बट इसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये गलत। यहाँ पे देखो इसमें एम वी ए न्यू है ऊपर, नीचे ओल्ड है, और यहाँ पे देखो वोल्टेज ओल्ड और वोल्टेज न्यू और इसका स्क्वायर भी है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्लियर चीज़। A 75 MVA 10 kV synchronous generator has XD 0.4 पर यूनिट, यानी कि देखो सिंपल आपका कोई सिंक्रोनस जनरेटर है, अब उसने बोला 75 MVA एंड आपके 10 kV का एक सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है, 10 kV, इसने बोल दिया इसका जो पर यूनिट आपका रिएक्टेंस है XD, ठीक है, XD मतलब डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस कितना था, 0.4 पर यूनिट है, ठीक है। फिर इसने बोला
कि अगर आपको अब 100 MVA एंड आपका 11 kV, ठीक है, वोल्टेज आपका 11 kV और MVA आपका 100, इस केस में आपका रिएक्टेंस कितना होगा ये पूछा है। अब देखो सिंपल अभी तक जो यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है, फार्मूला, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो बता रखा है मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। अब देखो सिंपल वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं। देखो सिंपल आपका जो Z पर यूनिट न्यू वाला, ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ओल्ड ओल्ड कितना है 0.4, तो ये आपका हो गया 0.4 मल्टीप्लाई MVA न्यू कितना है 100, तो ये आपका आ गया 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओल्ड कितना है 75, तो ये आपका 75 मल्टीप्लाइड KV ओल्ड कितना, ओल्ड 10, तो ये आपका 10 डिवाइडेड बाय आपका 11, इस पूरे का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो Z पर यूनिट की वैल्यू मिलेगी तो भी न्यू, ठीक है, कहाँ पे 100 MVA और 11 kV पर, ये आपका आ जाएगा 0.44 पर यूनिट, ठीक है। ये बस फार्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूले। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फॉर गिवन बेस वोल्टेज एंड बेस वोल्ट एम्पियर द पर यूनिट इम्पेडेंस ऑफ एन एलिमेंट इज x, what will be the per unit impedance value of this element when the voltage and volt ampere bases are both double। यानी कि देखो पहले आपका जो वोल्टेज था, ठीक है, तो देखो सिंपल लिखते हैं इसको, देखो पहले आपका वोल्टेज था v, ठीक है, बाद में इसको हमने कर दिया डबल, डबल करना मतलब 2v कर दिया, ठीक है, बेस वोल्टेज था ये बेस वोल्टेज, और ये आपका डबल कर दिया इसने, और इसने बोला जो वोल्ट एम्पियर है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर ये भी बेस वाला ही है, ठीक है, पहले सिंपल था वोल्ट एम्पियर, अब इसको भी हमने कर दिया डबल, ठीक है, इसको भी हमने कर दिया डबल 2VA कर दिया, यहाँ तक ठीक है आपका बेस। अब देखो ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई, ये आपकी है ओल्ड वैल्यू, और इस पॉइंट पे, ठीक है, यानी इन वैल्यू पर आपको जो पर यूनिट वैल्यू दी है कितनी दी है, x पर यूनिट दिया है, ठीक है, और इस पर हमें निकालना है, ठीक है, ये आपकी हो गई न्यू, और इस पर आपका क्या होगा पर यूनिट वैल्यू ये पूछिए हमें, ठीक है। तो सिंपल अभी तक फॉर्मूला यूज़ करते हुए आ रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ से देखो सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स पर यूनिट न्यू, ठीक है, एक्स पर यूनिट न्यू क्या हो जाएगा, देखो ओल्ड कितना है हमारा सिंपल एक्स, ठीक है, देन देखो मल्टीप्लाई MVA न्यू, न्यू कितना आपका देखो डबल है, ठीक है, तो 2 वोल्ट एम्पियर, ठीक है, और इससे पहले क्या था आपका सिंपल वोल्ट एम्पियर था, तो ये आपका वोल्ट एम्पियर आ गया, ठीक है, ये आपने MVA लिख लिया। तो बाकी क्या है वोल्टेज, तो पहले देखते हैं ओल्ड वोल्टेज, ओल्ड कितना है VB, सिंपल V वोल्टेज लिख लेते हैं इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय नया कितना है डबल कर दिया, तो ये आपका डबल हो गया, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल, यहाँ पे ये वोल्ट एम्पियर से वोल्ट एम्पियर कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से जो नया पर यूनिट वैल्यू मिली एक्स पर यूनिट न्यू, ठीक है, यानी डबल करने के बाद जो आपको वैल्यू मिली कितनी आ गई देखो एक्स, ठीक है, देन ये आपका मल्टीप्लाइड विथ 2, देन मल्टीप्लाइड विथ आपका ये आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 2 बार, तो हमें मिल गया x/2, x/2 न्यू कितना मिल गया सिंपल 0.5x, ठीक है। ऑनेस्टली इतनी करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज देखो हमें सिंपल पता है कि x पर यूनिट जब हम देखते हैं ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है MVA के, ठीक है, एंड आपका x पर यूनिट आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के स्क्वायर के, ठीक है, वोल्टेज के स्क्वायर के। सिंपल इसी रिलेशन को देख के एक बार देख के आप कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है, तो सिंपल कितना हो गया आपका 0.5x, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द वन लाइन डायग्राम ऑफ अ सिंपल पावर सिस्टम इज गिवन बिलो। द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज 11:220 किलोवोल्ट। द बेस MVA कितना है 100, बेस KV 11 ऑन द जनरेटर साइड, ठीक है, ये आपको कहाँ पे दिया है जनरेटर साइड पे दिया है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोला देखो द बेस KV ऑन द ट्रांसमिशन साइड, यानी ट्रांसमिशन साइड में आपका बेस KVA बेस KV कितना होगा ये पूछा है, ठीक है, तो ये आपकी जनरेशन साइड होती है, ठीक है, ये बेसिकली जनरेटर होता है, क्लियर है, और ये आपकी होती है ट्रांसमिशन साइड, यहाँ पे आपको ट्रांसफर करते हो आप इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, वो आपकी होगी ट्रांसमिशन साइड। तो देखो सिंपल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखो ये आपकी हो गई जनरेशन साइड, ठीक है, यानी जी, ठीक है, इतना ऐसा कुछ आपको दे रखा है, ठीक है, पूरा सिस्टम। अब देखो जो ट्रांसफॉर्मर है इसका रेशियो भी दे रखा है हमें 11, ठीक है, देन यहाँ पे ये आपका 220, ठीक है, इसको थोड़ा देखो ऐसे लिखो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, देखो चीज़, तो यहाँ पे एक बस बार लिख लो, ये आपका 11 kV है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका 220 kV, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी है ना, ठीक है। अब ट्रांसमिशन साइड मतलब बोल रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है ना यहाँ पे हमें बेस KV बताना है, यहाँ तक ठीक है आपको। अब देखो कैसे निकालते हैं, देखो पहले चेक करो कि किस पे निकालने को बोला है, ठीक है, तो किस पे निकालने को बोला है, इसने बेस वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज तो हमें इसने दिया है, यानी किलो वोल्ट तो कितना दिया है 11, ठीक है, और MVA जो दिया है, ठीक है, बिकॉज इनको चेंज करते ना तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है, पहले इसको समझ लो कि कैसे चेंज होती है, ठीक है, फिर आपका ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो
यहाँ पे देखो 11 केवी दे रखी है ना, और आपका देखो जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है वो किससे कनेक्टेड है, 11 केवी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको लिख लेता हूँ, ये जो वैल्यू है ना ये मेरे को एक्चुअल में गिवन है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू इसको लिख सकते हो, एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्चुअल वोल्टेज, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसने बेस वैल्यू हमें दी है 11 केवी, यानी कि हमारा यहाँ पे है 11 केवी, बिकॉज देखो यही तो है जनरेटर साइड पे, बिकॉज इसने बोला ना कि जनरेटर साइड में, तो देखो जनरेटर साइड में मैंने 11 केवी लिख ली, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 11 केवी को या फिर बोल सकते हैं इस बेस वैल्यू को क्या करेगा, स्टेप अप करेगा। कितना स्टेप अप करेगा, देखो जितना ऊपर भी 11 केवी था, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू भी 11 केवी थी और बेस वैल्यू भी 11 केवी है, तो सेम स्टेप अप करेगा यानी 220 केवी। यहाँ तक ठीक है आपका। तो अब सिंपल ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन को देखो कितने वोल्टेज की इसकी बेस वैल्यू, 220 वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए बेस वैल्यू, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपकी बेस वैल्यू निकल गई कितनी आई, 220 केवी। अब अगर यहीं पे अगर मैं बोलता कि मेरी बेस वैल्यू 11 केवी नहीं है, मेरे को लेनी है 10 केवी जनरेटेड साइड में, तो आपका आंसर क्या होता, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, ट्रांसफार्मर अभी भी हमारा 11 केवी और आपकी इसकी सेकेंडरी 220 केवी ही दे रखी है, ठीक है, यही रेशियो दिया है। बट यहाँ पे मैंने ये बोल दिया आपको कि जो बेस वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है, बेस वैल्यू जो आपको लेनी है जनरेटर साइड में लेनी है, ठीक है, क्या लेनी है, देखो केवी तो आपको लेना है 10 केवी, ठीक है 10, और एम वी, देखो एम वी आपका मैटर नहीं करता, मेन आपका केवी से ही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो एम वी यहाँ पे रेडी ले लेते। अब देखो मैंने बोल दिया कि मेरी बेस वैल्यू कितनी है, 10 किलो वोल्ट है, ठीक है। तो यानी कि मेरा इस जनरेटर साइड में 10 केवी मेरी बेस साइड है, ठीक है। तो जरा देखो पहले ये जो ट्रांसफार्मर है, ये हमें तो पता है कि ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस बेस केवी को क्या करेगा, स्टेप अप कर देगा। अब कितने रेशियो से स्टेप अप करेगा वो पहले हमें याद से पता करना पड़ेगा। देखो ये 11 केवी को कितना कर रहा है, 220 केवी कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है, 1:20 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 है, इस 10 केवी को अगर स्टेप अप करेगा कितना करेगा, 1:20 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 200 केवी, 200 केवी, यहाँ तक ठीक है। तो अब इस केस में जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ये रही ट्रांसमिशन लाइन या फिर बोल सकते हो ट्रांसमिशन साइड, तो ट्रांसमिशन साइड का बेस केवी कितना हो गया इस केस में, आपका 200 केवी। तो इस केस में आपका ट्रांसमिशन साइड में जो बेस केवी है वो हो गया 200 केवी, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो सबसे टफ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बिकॉज आपके जो सिंगल लाइन डायग्राम होते हैं, ठीक है, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर डिफरेंट बेस वैल्यू पे पूछ ले, ठीक है, बिकॉज देखो जनरेटर साइड में इसने 10 केवी पे पूछा, और जो जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर के यहाँ पे देखा हम इनपुट कितना दे रहे, 11 केवी दे रहे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जनरेटर कितना जनरेट कर रहा है, 11 केवी जनरेट कर रहा है, तभी तो इनपुट में 11 केवी दे रहा है ये ट्रांसफार्मर के, क्लियर है। तो 11 केवी जनरेट कर रहा है, बट बेस वैल्यू हमने डिफरेंट ली है, ठीक है, 10 केवी ली है, तो इसके हिसाब से ये सारी बेस वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है ना ये चीज़। यानी कि ये ऊपर वाली तो अब हो गई ओल्ड बेस वैल्यू और नीचे वाली हो गई नई बेस वैल्यू, ठीक है चीज़। तो ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे तो सेम ही दिया था, यानी यहाँ पे 11 केवी ही था और 11 केवी ही बेस वैल्यू लेनी थी, तो आपका वोल्टेज भी सेम मिल गया, ठीक है, 220 केवी ही मिला, क्लियर है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ बहुत यूज होती है, क्लियर है। तो इसके लिए तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपल बी ऑप्शन, 220 केवी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह गया हो, ठीक है, इस टाइप में, तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें डिफरेंट वैल्यू से पूरा मैं आपको सॉल्व करके उसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 10 kVA 400 volt 200 volt single phase transformer with 10% impedance draws a steady शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ, यानी शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, ठीक है। तो सिंपल देखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सारे। देखो शॉर्ट सर्किट करंट ISC क्या होता है, सिंपल देखो जो भी आपका रेटेड करंट है, ठीक है, आई रेटेड डिवाइडेड बाय जो भी आपका परसेंटेज इम्पेडेंस, परसेंटेज इम्पेडेंस मतलब पर यूनिट वैल्यू, ठीक है, Z पर यूनिट। अब सिंस परसेंटेज में तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100, बिकॉज देखो परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यही से देखो एक और फॉर्मूला क्या आता है, अब क्या करो दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करो वी रेटेड से, ठीक है, मल्टीप्लाई, देखो ये कितना हो जाएगा सिंपल वी रेटेड, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद ISC, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे आई रेटेड मल्टीप्लाइड विद वी रेटेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका परसेंटेज Z पर यूनिट इंटू आपका 100 आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है आपका, अपेरेंट पावर होती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगा सिंपल, अपेरेंट पावर हम फिलहाल लिख ले MVA में लिख रहे हैं, ठीक है, ये KVA में भी हो सकती है MVA में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें करंट कौन सा ले रहे हैं, शॉर्ट सर्किट करंट ले रहे हैं, इसलिए ये MVA कौन सा होगा, शॉर्ट सर्किट MVA होगा, ठीक है। तो आपको शॉर्ट सर्किट MVA
और शॉर्ट सर्किट करंट दोनों ही पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आई रेटेड और वी रेटेड है, तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा हमें अपेरेंट पावर, रेटेड अपेरेंट पावर मिलेगी, यानी एम वी आपका ये रेटेड वैल्यू है, ठीक है, रेटेड, क्लियर है, डिवाइडेड बाय आपका परसेंटेज इंपेडेंस यानी परसेंटेज जेड पर यूनिट, ठीक है, एंड सिंपल आपका यहाँ पे ये 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं बिकॉज दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये एम वी ए, तो अगर पर यूनिट में आपको इंपेडेंस दे रखा हो तब तो निकाल दोगे, बट यही आपको अगर पर यूनिट में ना दे दे, आपको सिंपल एक्चुअल वैल्यू यानी ओम में दे दे, तो आप कैसे निकालोगे शॉर्ट सर्किट एम वी ए, यानी कि देखो आपको जेड पर यूनिट नहीं दे रखा, ठीक है, बट आपको जो जेड है, ठीक है, जेड आपको ओम में गिवन है, तो इस केस में आपका देखो सो सिंपल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, एम वी ए कौन सा, शॉर्ट सर्किट एम वी ए, बिकॉज दोनों कंडीशन आपकी बन सकती है, तो दोनों एक बार आपको आइडिया होना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, देखो ऊपर तो आपका एम वी ए, ये एम वी ए कौन सा आपका रेटेड वाला एम वी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो जेड पर यूनिट, मैंने रिलेशन आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है, ठीक है, क्या होता है जेड इन ओम मल्टीप्लीकेशन विथ आपका देखो क्या होता है के वी का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका एम वी ए, ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो यहाँ से देखो एम वी ए से एम वी ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब इस केस में जो आपका एम वी ए का फॉर्मूला बनेगा शॉर्ट सर्किट एम वी ए, ठीक है, और ये आपका जेड पर यूनिट का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, ठीक है, जेड पर यूनिट क्या होता है जेड इन ओम मल्टीप्लाई विथ आपका एम वी अपॉन के वी का स्क्वायर, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो के वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका सिंपल जेड इन ओम, ठीक है, तो दोनों आपके हो सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले बताए मैंने, तीनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन करते सिंपल, ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, देखो अपेरेंट पावर आपकी क्या होगी, जो भी रेटेड वोल्टेज है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ जो भी मेरा रेटेड करंट है, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को रेटेड करंट निकालना है, तो रेटेड करंट कैसे निकालूंगा, जो भी मेरी अपेरेंट पावर है डिवाइडेड बाय जो भी मेरा रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। तो अपेरेंट पावर मेरी कितनी है 10 kV, ठीक है, 10 इंटू 10⁻³ लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज मेरा कितना है, सिंपल देख सकते हो 400, ठीक है, तो यहाँ पे ये 400 पुट कर दो, 400 क्लियर है। तो यहाँ से ये मेरे को रेटेड करंट कितना मिल जाएगा आई आर, रेटेड करंट यहाँ से मेरा आ जाएगा 25 एम्पियर, तो देखो देयर फॉर सिंपल आपका शॉर्ट सर्किट करंट निकाल देते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो रेटेड करंट कितना है 25 एम्पियर, और परसेंटेज में देखो जेड पर यूनिट दे रखा है कितना है 10%, ठीक है, तो यहाँ पर 10 और सिंपल यहाँ पे ये 100 आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से सिंपल जो मैं शॉर्ट सर्किट करंट मिला कितना आ गया, यहाँ से देखो 250 एम्पियर, ठीक है। तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्लियर है चीज़। फॉर अ पावर सिस्टम नेटवर्क विद एंड नोड्स, ठीक है, यहाँ पे नोड बोलने का मतलब है बस की बात कर रहा है, ठीक है, Z33 ऑफ इट्स बस इम्पेडेंस मैट्रिक्स इज J.5 per unit, the voltage at node 3 is 1.3 angle minus 10 degree per unit. If a capacitor having reactance of minus J 3.5 per unit is now added to the network between node 3 and reference node, the current drawn by the capacitor per unit is, ठीक है। तो इसमें देखो एक बस इंपेडेंस मैट्रिक्स की बात हो रही है, देखो बस इंपेडेंस मैट्रिक्स, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बस इंपेडेंस मतलब जेड बस की बात हो रही है, ठीक है। देखो जेड बस की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो मान लो आपकी जो नंबर ऑफ बसेस है या फिर नंबर ऑफ नोड्स है वो 3 है, ठीक है, अगर 3 होंगे तो आपकी जो जेड बस मैट्रिक्स बनेगी उसकी साइज़ कितनी होगी, देखो जेड बस मैट्रिक्स एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये आपकी साइज हो जाएगी इसकी 3/3, ठीक है, ये आपकी होगी 3/3, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं आपने देखी होगी, देखो Z11, ठीक है, Z12, Z, ये आपकी होगी फर्स्ट रो, या फिर बोल सकते हो फर्स्ट बस जो थी उसका हमने सब लिख लिया, ठीक है, सेकंड रो या फिर बोल सकते हो सेकंड बस, तो इसका क्या हो जाएगा Z21, Z22 एंड आपका Z23, लास्ट आपकी जो रो है ये क्या हो जाएगी Z31, Z32, ठीक है, देन आपका Z33, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक सिंपल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ये जो आपके डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, ये डायगोनल कौन से Z11, Z22 एंड Z33, ये आपके होते हैं डायगोनल एलिमेंट आपके जेड बस मैट्रिक्स के। जेड बस मैट्रिक्स में आपके जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपको देते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट, यानी जैसे देखो अगर आप Z11 की बात करते हो, ठीक है, तो Z11 आपको क्या देंगे, जो आपका फर्स्ट नोड है या फिर जो बोल सकते हो जो फर्स्ट बस है उसका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा वो आपका हो जाएगा Z11, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखो Z33 दे रखा है, तो 33 देने का मतलब क्या है कि ये जो थर्ड नंबर वाली जो बस होगी, टोटल इसने बोला है n बस है, इस n में से जो थर्ड नंबर वाली जो बस है उसका टोटल जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो कितना दे दिया J.5 पर यूनिट, ठीक है, तो ये आपका हो गया J.5 पर यूनिट, ठीक है, आपका है थर्ड। तो आगे इसने बोला है द वोल्टेज एट नोड 3, यानी नोड 3 पे आपका वोल्टेज कितना है 1.3 एंगल
10, ठीक है, -10। तो देखो आपका यहाँ पे ये थर्ड नोड है, यहाँ पे वोल्टेज बना देते हैं। वोल्टेज इसने कितना बोला है देखो, 1.3, ठीक है, और एंगल आपका इंपॉर्टेंट है, एंगल आपका देखो नेगेटिव में 10 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी रेफरेंस नोड से ही होगा ये, ठीक है, ये आपका हो गया रेफरेंस नोड, ठीक है इतना। अब देखो जो इसने आगे क्वेश्चन बोला है, इफ़ अ कैपेसिटर हैविंग रिएक्टेंस, कोई कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस आपको ये रहा, ठीक है, क्या बोला, इसको हमने ऐड कर दिया नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क का जो नोड का 3 है, नोड 3 और रेफरेंस नोड के बीच में, यहाँ पे कैपेसिटेंस ऐड कर दो सिंपल। या आपका कोई कैपेसिटेंस हमने ऐड कर दिया, कि वैल्यू देखो कितनी है, -K J 3.5, यहाँ तक ठीक है। अब बोला इस कैपेसिटर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, यही तो पूछा है। तो देखो दोनों सीरीज में ही है आपके एलिमेंट, तो सिंपल आप एक सिंपल ओम्स लॉ यूज़ कर दो या फिर केवीएल यूज़ कर दो, ठीक है, सिंपल निकाल दो करंट। तो करंट कितना हो जाएगा आई, ठीक है, जो भी टोटल वोल्टेज आपका डिवाइडेड बाय जो भी टोटल इम्पेडेंस है, ठीक है। सिंपल देखो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ सिंपल। देखो कर वोल्टेज टोटल मेरा है 1.3, ठीक है, 1.3, देन एंगल है -10 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस देखो कितना है, ठीक है, रिएक्टेंस या फिर इम्पेडेंस बोल सकते हो, J 0.5 देन -J 3.5, बिकॉज सीरीज में तो दोनों ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐड कर दिए, तो यहाँ से देखो हमें कितना मिल गया 1.3, ठीक है, एंगल -10 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका देखो ये आपका हो जाएगा देखो माइनस का J 3, यहाँ तक आपका ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर नहीं पता तो देखो, प्लस J का मतलब होता है प्लस के 90 डिग्री, ठीक है, प्लस के 90 डिग्री, -J का मतलब होता है माइनस के 90 डिग्री, ठीक है, ये बेसिक आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड एक और चीज़ आपकी जो बेसिक होती है देखो, जो आपकी जैसे देखो ए, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल है थीटा डिवाइडेड बाय बी एंगल थीटा, ठीक है, इसको मेरे को सॉल्व करना है। ये आपका थीटा 1 लिख लेते हैं, इसका थीटा 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिंपल ए बाई बी ये तो आपका हो गया। अब देखो इस एंगल को आप अगर ऊपर भेजते हो तो नीचे ये आपके क्या है, प्लस का एंगल है, तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। बेसिक आपकी पोलर फॉर्म में जो चेंज वगैरह होते हैं ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, करंट कितना आ जाएगा देखो 1.3 डिवाइडेड बाई 3, एक्चुअली पूरा लिख लेता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। 1.3 एंगल -10 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 3 और माइनस का जे है तो माइनस के 90 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो माइनस का 90 है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का एंगल हो जाएगा ना, ठीक है, और 1.3 को 3 से डिवाइड करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 0.433, ठीक है। एंगल आपकी क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 10 डिग्री तो है ही है, ये माइनस का 10 है ही है ना, और ये आपका ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस का 90 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। तो माइनस का 10 और प्लस के 90 तो कितना हो गया ये आपका आ गया प्लस के 80 डिग्री, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.433, ठीक है, और एंगल आपका हो जाएगा प्लस के 80 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। और यूनिट क्या होगी आपकी, पर यूनिट, ठीक है, बिकॉज सारी चीज़ें पर यूनिट में लेके चल रहे हैं तो करंट भी आपका पर यूनिट में ही है आएगा आपको। तो आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है चीज़ ये। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।